एवरीवन, मैं हरीश गुजर, लेक्चरर फिजिक्स। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आरबीएससी एंड सीबीएसई क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम है विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज होता है? क्षेत्र का मतलब एरिया या प्रभाव होता है, यानी इलाका जहां तक जिसका प्रभाव होता है, उस प्रभाव वाले एरिया या इलाके को कहते हैं अपन क्षेत्र। विद्युत धारा प्रवाहित होती है आवेश के कारण, तो इस विद्युत का मतलब होता है आवेश से। तो इस पूरे चैप्टर में पढ़ा जाएगा आवेश के बारे में। अभी आवेश यानी चार्ज होता क्या है, कहां से इसका नाम आया, कैसे अपन इसके प्रभाव को महसूस करते हैं, चार्ज के प्रभाव को। डेली लाइफ में चार्ज या आवेश देखा कहा जाता है। ये चार्ज या आवेश होता है चिंगारी या चमक। चिंगारी या चमक अपन कहां पर देखते हैं? ऊनी वस्त्र, चाहे ऊनी कंबल हो, चाहे ऊनी स्वेटर या ऊनी चादर आ जाए या रजाई आ जाए, ऊनी वस्त्र को जब अचानक से खींचते हैं अपन, तो उसमें चिंगारी से या चमक से निकलती है, और चमक से चार्ज या आवेश ही होता है। इसके अलावा चमक अपन कहाँ देखते हैं? फोटोस्टेट की मशीन में जब फोटोस्टेट हो रही होती है कॉपी कोई भी, उसमें एक लाइन सी चलती है चमक सी, वो चमक आवेश ही होता है। कंप्यूटर प्रिंटर के अंदर जब प्रिंट निकलता है, उसमें भी एक चमक सी लाइन चलती है, वो चमकीली लाइन आवेश ही होता है। तो ये तो देखा जाता है दैनिक जीवन में आवेश। अब ये आवेश उत्पन्न कैसे हुआ, कैसे सबसे पहले इसको देखा गया? तो सबसे पहले ईसा से 600 वर्ष पहले, ईसा से 600 वर्ष पहले यूनान देश है जिसका नाम ग्रीस भी होता है, इसी का नाम होता है ग्रीस। ग्रीस के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स। उन्होंने एक महीन कोमल रेशा था जिसका नाम था एम्बर, यानी ग्रीक भाषा में नाम था एम्बर। एम्बर को ऊन पर रगड़ा, एम्बर को ऊन पर रगड़ा, तो रगड़ने के बाद उन्होंने देखा कि एम्बर में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हो। इस एम्बर का इस ग्रीस भाषा के अंदर यानी ग्रीक भाषा के अंदर नाम होता है इलेक्ट्रॉन। इसी के आधार पर इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी स्थिर विद्युतिकी जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई। एम्बर को ऊन पर रगड़ने के बाद छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। वो गुण केवल आवेश के कारण ही था, यानी वो आवेश का ही गुण था। अब रगड़ने का मतलब होता है घर्षण करवाना। घर्षण करवाने पर जो आवेश आया, इसके ऊपर और भी काफी सारे प्रयोग किए गए। एक प्रयोग में कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम पर। कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ा गया, तो रगड़ने के बाद कांच की छड़ में और रेशम दोनों में छोटी छोटी वस्तुओं जैसे कागज के टुकड़े, मिट्टी के छोटे छोटे कणों को अपनी ओर खींचने का गुण उत्पन्न हुआ। दूसरा प्रयोग किया गया था एबोनाइट या आबूनस की छड़ को बिल्ली की सूखी खाल पर रगड़ने पर भी दोनों में छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न हुआ। ये अपन डेली लाइफ में देखते हैं। कोई भी पेन ले लें, सूखी जगह पर पेन को रगड़ाएं यानी घर्षण करवाएं, या स्केल, प्लास्टिक के स्केल को किसी सूखी जगह पर रगड़ने के बाद उसको मिट्टी के पास लेके जाएंगे, तो मिट्टी के जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं वो उसकी ओर ऊपर उठना शुरू हो जाते हैं, यानी उसकी चिपकने लग जाते हैं। या कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं तो टुकड़े पेन या स्केल के पास आने लग जाते हैं। तो ये पास आने का गुण किसके कारण आया था? वो आया था इस चार्ज यानी आवेश के कारण। अब कांच की छड़ को जब रेशम पर रगड़ते हैं तो उसमें भी ये रगड़ने के बाद सेम गुण होता है। अब ये किस प्रकार से आवेश उत्पन्न होता है इसके बारे में देखते हैं। एक तरफ कांच की छड़ को रगड़ा गया रेशम के ऊपर। हर पदार्थ अपने को पता है परमाणु से मिलकर बने होते हैं, क्योंकि पदार्थ का सबसे छोटा पार्ट होता है परमाणु। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, यानी इन पर कोई चार्ज नहीं होता है, इनका चार्ज 0 माना जाता है। प्रोटॉन धनावेशित माने जाते हैं। यह है नाभिक।
नाभिक के चारों जो बाह्य कक्षाएं होती हैं, उन बाह्य कक्षाओं में होते हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन माने जाते हैं नेगेटिव चार्ज में यानी ऋणात्मक, प्रोटॉन माने जाते हैं धनावेशी, ये मान लेते हैं नाभिक है। ये जो परमाणु लिया अपन ने, ये मान लेते हैं कांच की छड़, यानी कांच की छड़। कांच की छड़ को घर्षण या रगड़ा गया रेशम के ऊपर, तो रेशम भी परमाणु से मिलकर बना होता है। परमाणु के नाभिक में होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, बाह्य कक्षाओं में होंगे इलेक्ट्रॉन। ये रेशम का नाभिक। परमाणु उदासीन होता है। उदासीन होने का मतलब जितना इसमें माइनस का चार्ज है उतना ही प्लस का, तो टोटल सम बढ़ेगा 0। रेशम भी परमाणु से मिलकर बना है, इसका भी चार्ज 0। कांच की छड़ भी परमाणु से मिलकर बनी हुई है, इस पर भी टोटल चार्ज 0, यानी दोनों पर कोई आवेश नहीं। इन दोनों को आपस में रगड़ते हैं। रगड़ने का मतलब घर्षण करवाते हैं। जिस जगह पर रगड़ते हैं वो जगह गर्म होती है। जैसे दोनों हथेलियों को अपन इस टाइप से घर्षण करवाए, तो जहां पर दोनों हथेलियां आपस में टच में है वो सतह गर्म होगी। गर्म होने का मतलब वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिले। तो गर्म होने का मतलब तुम्हारे अंदर जब जोश आता है, जोश होने पर तुम गर्म होते हो, और गर्म होने का मतलब तुम्हारी ऊर्जा पहले से ज्यादा होगी। ठीक वैसे जब दोनों को आपस में रगड़ेंगे तो दोनों की कांटेक्ट वाली सतह जहां पर दोनों आपस में संपर्क में, वहां की सतह गर्म होगी। गर्म होगी तो वहां के इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। नाभिक में है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन उदासीन होते हैं, प्रोटॉन धनावेशित होते हैं। तो टोटल नाभिक पर चार्ज है धनावेश, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है नेगेटिव यानी ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन को नाभिक अपनी ओर आकर्षण बल से खींचकर रखता है परमाणु के अंदर। जब दोनों को आपस में रगड़ा जाएगा तो ये संपर्क वाली सतह गर्म होगी। वहां पर जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को ऊर्जा मिलेगी। रगड़ने से पहले दोनों परमाणु से मिलकर रेशम भी और कांच की छड़, तो दोनों पर टोटल आवेश 0 होने का मतलब जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है उतना ही नाभिक पर पॉजिटिव चार्ज। अब अपनी इच्छा से कितना भी आवेश मान लेते हैं। मान लिया इसमें 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 ही होंगे प्रोटॉन। इसमें भी मान लेते अपनी इच्छा से कितना भी चार्ज मान सकते हैं, मान लेते 8 इलेक्ट्रॉन और 8 ही प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों पर चार्ज इस स्मॉल ए के इक्वल होता है, और स्मॉल ए की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये कूलम आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है। ई है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के आवेश का परिमाण। इलेक्ट्रॉन के लिए वैल्यू माइनस में लेते हैं, प्रोटॉन के लिए ई की वैल्यू प्लस में लेते हैं। इसकी वैल्यू शो करते हैं अपन प्लस माइनस में, यानी प्रोटॉन के लिए प्लस की वैल्यू ली जाती है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस की वैल्यू। दोनों पर चार्ज परिमाण में समान, केवल प्रकृति में विपरीत होते हैं। अब इन दोनों को आपस में घर्षण कराते हैं। घर्षण कराने पर इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम पर पहुंचते हैं। अब किस परमाणु से किस में जाते हैं? इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में दोनों परमाणु में आकर्षण बल लगता है। जिस परमाणु में नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल कम होता है वहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। जिस परमाणु में इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण बल अधिक होता है वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है। जब दोनों को आपस में अपन घर्षण करवाते हैं या रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से पहुंचते हैं रेशम में। अब मान लिया यहां से एक इलेक्ट्रॉन चला गया कांच की छड़ से रेशम के ऊपर। अब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो कांच की छड़ के अंदर पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक निकल गया तो इसमें बच जाते हैं 7। रेशम पर पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक और आ गया तो इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। रगड़ने से पहले दोनों पर टोटल आवेश 0 था। रगड़ने के बाद क्या होता है उस चीज को देखते हैं। रगड़ने के बाद इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन है। प्रोटॉन कहीं पर भी नहीं जाते क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं और नाभिक में उपस्थित कण यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य प्रबल आकर्षण बल होता है जिसके कारण उन्हें नाभिक से बाहर निकाल पाना संभव नहीं होता। तो प्रोटॉन तो उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, संख्या चेंज होगी सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन होगी। इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 8 प्रोटॉन, तो 7 माइनस का चार्ज,
8 प्लस का 4 तो टोटल बचेगा 1, यानी इस पर तो आ गया प्लस का 1। रेशम पर आते हैं। रेशम पर पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, अब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए हैं 9। प्रोटॉन है इसमें 8, तो 9 तो माइनस का ए है और 8 प्लस का ए, टोटल सम करेंगे माइनस का 9a और प्लस का 8e, तो 1 बचेगा माइनस का e, यानी रेशम पर आएगा माइनस का e चार्ज, कांच की छड़ पर आएगा प्लस का e चार्ज। यहां से आवेश का प्रकार आ रहा है, एक पर प्लस का आवेश आया, दूसरे पर माइनस का, इसका मतलब आवेश दो प्रकार का होता है, धनावेश और ऋणावेश। जीरो को आवेश में शामिल नहीं किया जाता है, वो उदासीन होता है, तो आवेश केवल दो ही प्रकार का होता है, धनावेश व ऋणावेश। तो आवेश के दो प्रकार बताए थे 1750 के अंदर अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन, आवेश का नामकरण किया था, अमेरिकी साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आवेश का नामकरण किया था धनावेश व ऋणावेश के रूप में। उन्होंने अपनी इच्छा से कांच की छड़ को मान लिया था धनावेशी, रेशम को मान लिया था ऋणावेशी। तो आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश व ऋणावेश। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पर आवेश इस स्मॉल ए के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन पर माना जाता है माइनस का ई, प्रोटॉन पर माना जाता है प्लस का ई, और इस ई की वैल्यू इक्वल होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर। कूलाम होता है आवेश का एसआई मात्रा। तो यहाँ पर निकला है आवेश का प्रकार, यानी आवेश के प्रकार कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, धनावेश व ऋणावेश। अब इस धनावेशित और ऋणावेशित होने के लिए जिम्मेदार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन निकला, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या में कमी हुई, कमी होने की वजह से आवेश आया धनावेश। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हुई, वृद्धि होने पर आवेश आया माइनस का, यानी ऋणात्मक। तो इलेक्ट्रॉन निकलने पर धनावेश बनता है, ग्रहण करने पर ऋणावेश बनता है। इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो कमी के कारण धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे तो अधिकता के कारण ऋणावेश आएगा। यहाँ पर आवेश के लिए जिम्मेदार क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न तो निकल रहा है न ही ग्रहण किया जा रहा है, यानी एक जगह पर है। तो प्रोटॉन किसी भी वस्तु के धनावेशित व ऋणावेशित होने के लिए जिम्मेदार नहीं होता है। धनावेशित व ऋणावेशित होने के लिए जिम्मेदार क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण धनावेश आएगा, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण ऋणावेश आएगा। किसी भी वस्तु के धनावेशित व ऋणावेशित होने के लिए, यानी आवेशित होने के लिए जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन जिम्मेदार नहीं होता है, क्योंकि प्रोटॉन परमाणु के नाभिक में होता है, और नाभिक में उपस्थित जो कण होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो दोनों एक दूसरे के प्रबल आकर्षण बल से बंधे होते हैं, यानी उनको सामान्य ताप पर नाभिक से बाहर निकाल पाना संभव नहीं होता है। इसलिए किसी भी वस्तु के धनावेशित व ऋणावेशित होने के लिए जिम्मेदार होते हैं केवल और केवल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनों की कमी ना आए तो आवेश आएगा धनावेश, अधिकता ना आए तो आवेश आएगा ऋणावेश। अब इनको आवेशित करने पर, यानी धनावेशित व ऋणावेशित करने पर इनकी द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखते हैं। धनावेशित व ऋणावेशित होने के लिए जिम्मेदार क्या हो रहा है यहाँ पर? इलेक्ट्रॉन। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 kg के ऊपर, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इस द्रव्यमान की कमी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो अपना द्रव्यमान अपने साथ रखेगा। इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाएगा तो इतने द्रव्यमान की वृद्धि होगी। धनावेशित होने पर इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, यानी निकलते हैं, तो इस द्रव्यमान की कमी रहेगी। ऋणावेशित होने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है तो इतने द्रव्यमान की वृद्धि होगी। तो जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाएंगे इससे गुणा हो जाएगी संख्या, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान समान होता है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी वस्तु को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? वस्तु धनावेशित कब होती है? जब इलेक्ट्रॉन वहां से निकलेंगे तो द्रव्यमान में क्या होगी? कमी। तो किसी भी वस्तु को धनावेशित करेंगे तो उसके द्रव्यमान में कमी होगी। धनावेश की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो द्रव्यमान में कमी होती जाएगी। किसी भी वस्तु को ऋणावेशित करेंगे तो ऋणावेशित करने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, यानी उसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ऋणावेश की मात्रा में वृद्धि करेंगे तो द्रव्यमान में वृद्धि होती जाएगी। ये तो है आवेशित होने पर द्रव्यमान में पड़ने वाला प्रभाव।
अब यहाँ से अपन देखते हैं आवेश का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। ये तो देख लिया अपन ने, आवेश के लिए जिम्मेदार क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कमी के कारण धनावेश आता है, अधिकता के कारण ऋणावेश आता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो चार्ज आएगा माइनस का, यानी द्रव्यमान में वृद्धि होगी। इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो चार्ज आएगा प्लस का, यानी द्रव्यमान में कमी होगी। अब आवेश का देखते हैं अपन मात्रक, तो विद्युत आवेश या आवेश का मात्रक। आवेश का ऐसा ही मात्रक होता है कूलम, ऐसा ही मात्रक माना जाता है कूलम। इस कूलम को लिखा जाता है C से, कूलम को लिखते हैं कैपिटल C से। तो ऐसा ही मात्रक होता है कूलम। और ये आवेश का ऐसा ही मात्रक दिया जाता है विद्युत धारा की परिभाषा से। विद्युत धारा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को कहते हैं अपन विद्युत धारा। तो विद्युत धारा होती है आवेश प्रवाह की दर। विद्युत धारा को शो किया जाता है I से। विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर। आवेश चार्ज होता है, चार्ज को लिखते हैं Q से। दर हमेशा होती है समय के रेस्पेक्ट में, समय को लिख देते हैं स्मॉल t से। यहां से Q का फॉर्मूला क्या निकलेगा, क्योंकि अपन मात्रक किसका निकाल रहे हैं, आवेश का। तो विद्युत धारा की परिभाषा आवेश प्रवाह की दर, दर हमेशा समय के सापेक्ष, तो आवेश बटे समय। धारा को I से लिखते हैं, चार्ज यानी आवेश को Q से, समय को T से। अपने को मात्रक निकालना है आवेश का, तो आवेश को एक साइड, बाकी सारी वैल्यू एक साइड। तो Q बटे T बराबर है I, तो Q की वैल्यू आ जाएगी I इंटू T। तो आवेश Q इक्वल टू I इंटू T। अब आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलम। कूलम को लिखते हैं अपन C से। विद्युत धारा का मात्रक होता है ऐसा ही एम्पियर, एम्पियर को लिखा जाता है A से। T समय है, समय का मात्रक होता है सेकंड। तो कूलम किसके इक्वल होता है, एम्पियर इनटू सेकंड के इक्वल होता है। यहीं से कूलम की विमा भी निकाली जाएगी। यहां से लिखेंगे आवेश या कूलम की विमा, आवेश की विमा। कूलम किसके इक्वल है, एम्पियर इनटू सेकंड के। विमा में एम्पियर को किससे लिखते हैं, A से। पावर है 1 तो 1 लगा देंगे। समय को लिखा जाता है T से, तो T1। तो आवेश की विमा क्या होती है, A1 T1। इसी को क्या लिखते हैं, MLT के फॉर्म में, M0 क्योंकि M भी नहीं है, L0 T1 A1। यह है आवेश की विमा। अब आवेश का CGS मात्रक भी देखते हैं। CGS मात्रक यानी CGS पद्धति में आवेश का मात्रक क्या होता है, ऐसा ही मात्रक तो है कूलम। CGS मात्रक होता है ES, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन। स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, जो आवेश का सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक होता है स्टेट कूलम, ESU या फ्रैंकलिन। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। फैराडे को लिखते हैं कैपिटल F से। एक फैराडे के अंदर होते हैं 96,500 ग्राम। एक फैराडे का मान बराबर होता है 96,500 कूलम के। और एक कूलम की वैल्यू स्टेट कूलम में इक्वल होती है 10 गुणा 10 की पावर 9, यानी 3 इंटू 10 की पावर 9 ESU के। एक कूलम में स्टेट कूलम होते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 स्टेट कूलम। एक फैराडे में कूलम होते हैं 96,500 कूलम। ऐसा ही मात्रक आवेश का होता है कूलम। CGS मात्रक ESU, स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन, जो सबसे छोटा मात्रक माना जाता है। और एक कूलम में होते हैं 3 गुणा 10 की पावर 9 ESU, सबसे बड़ा मात्रक होता है फैराडे। और एक फैराडे में होते हैं 96,500 कूलम।